हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों। फणीश्वर नाथ रेणु का हिंदी कहानी और उपन्यासकार के रूप में बहुत ही ऊंचा नाम है, जिन्होंने मैला आंचल, तीसरी कसम, कितने चौराहे, परती परिकथा इत्यादि बहुत सारी उपन्यास और कहानियां लिखकर हिंदी साहित्य के आंचलिक कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। इन्हीं की कहानी पंचलाइट है। पंचलाइट कहानी में एक गांव की बहुत ही सुंदर परिस्थिति का चित्रण किया गया है कि जिसमें महतो टोली के लोग रामनवमी के मेले में पंचलाइट खरीदने का निर्णय करते हैं। विभिन्न प्रकार के दंड जुर्माने से पैसा इकट्ठा करके वह पंचलाइट खरीदने रामनवमी के मेले में जाते हैं। वहाँ से पंचलाइट खरीद कर ले आते हैं तो गांव के लोग जैसे ब्राह्मण टोली के फुंटगी झा उस पंचलाइट का लालटेन कहकर मजाक उड़ाते हैं। लेकिन फिर भी पंचलाइट जब महतो के दरवाजे पर लाई जाती है तो उस टोली के सभी लोग उस पंचलाइट को देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं और सभी बड़े प्रसन्न होते हैं कि आज ये पंचलाइट जलाई जाएगी। आज तो किसी के घर में ढिबरी नहीं जलनी है। ढिबरी मतलब घर का दीपक, मिट्टी के तेल से जलने वाला। आज किसी के घर में ढिबरी नहीं जलनी है, आज पंचलाइट की रोशनी हो गई। गांव के कीर्तनिया लोग अपना कीर्तन मंडली के लोगों को सचेत करते हैं कि देखो कहीं भी जो है राग में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी ने अगर कीर्तन गाने में गड़बड़ी की तो उसे हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और कीर्तन कभी गा नहीं पाएगा। सब गांव की सभा चट्टी पर एकत्रित होते हैं। पेट्रोमैक्स रखी जाती है, उसका पूजन होता है, क्योंकि बिना नेम टेम के कलकुब्जे वाली चीज का पुण्य नहीं करना चाहिए। फणीश्वर नाथ रेणु अपने पात्रों के माध्यम से बहुत ही सुंदरता से प्रकट करते हैं कि बिना नेम टेम के कलकुब्जे वाली चीज़ों का पुण्य मतलब प्रारंभ नहीं करना चाहिए, इसलिए उसका पूजन होता है। और फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है अचानक कि इस पेट्रोमैक्स को जलाएगा कौन। पता चला कि उस टोली में उस पेट्रोमैक्स को जलाने वाला ही कोई नहीं है। ये समस्या विकट हो जाती है। राजपूत टोली के लोग हंसी करते हैं कि कान पकड़कर उस पंचलाइट के सामने उठक बैठक करो तो पंचलाइट अपने आप जलने लगेगी। तरह तरह के लोग तरह तरह की अपनी अपनी बात समझाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता। एक पात्र गोधन है जो गुलरी काकी की बिटिया मुनरी से प्रेम करता था और सलीमा का गाना मतलब सिनेमा का गाना गाता था। हम तुमसे बिछड़ करके सलम, यह गाना गाता था, जिसके कारण गुलरी काकी ने पंचायत में शिकायत की थी कि हमारी बिटिया को छेड़ता है। इस कारण से गोधन पर बंदिश लगा दी गई थी, इसलिए गोधन उस पंचलाइट के महोत्सव में शामिल नहीं था। मुनरी अपनी सही कनेली को बताती है कि जो है गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, गोधन को बुलाया जाए तो पंचलाइट जला देगा। अब कनेली जब बताती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है तो एक समस्या और हो जाती है कि उसे तो पंचायत से बहिष्कृत कर दिया गया, उसके ऊपर बंदिश लगाई गई है, उसके पानी बंद कर दिया गया, उसको कैसे बुलाया जाए। लेकिन उस समस्या का समाधान ये था कि जात की इज्जत सर्वोपरि है, सबसे पहले जात की इज्जत बचनी चाहिए, बंदिश तो खत्म भी की जा सकती है। इस कारण से छड़ीदार अगनू महतो को गोधन को बुलाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन फिर भी गोधन नहीं आता। फिर गुलरी काकी स्वयं जाती हैं और गोधन को मनाकर ले आती हैं। गोधन आता है, स्प्रिट मांगता है, पता चला स्प्रिट भी नहीं है। फिर भी गोधन अपनी चालाकी से इस पेट्रोमैक्स को जलाता है और चारों तरफ महावीर स्वामी की जय जयकार होती है। उस पर से सारी बंदिशें हटा दी जाती हैं। सरदार कहता है कि अब सलीमा का गाना तुम्हारे लिए कोई बंदिश नहीं है, अब खूब सलीमा का गाना गाओ। गुलरी काकी उसे अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित करती हैं। इस प्रकार से इस कहानी का सुखांत होता है। इस कहानी के प्रमुख आकर्षण बिंदु जो हैं वो है एक आंचलिक कहानी है, गांव की रूपरेखा का सुंदर चित्रण किया गया है, गांव के पात्रों की मनोदशाओं का भी सुंदर चित्रण है,
प्रमुख पात्र इसके हैं गोधन, गुलरिका की, मुंडरी, कनेली, सरदार, छड़ीदार, अग्नु महतो तथा ग्रामीण भाषा, भौगोलिक परिस्थिति, सभ्यता, हंसी मजाक, ईर्ष्या द्वेष, प्रेम विरह आदि का सफल प्रयोग, सफल चित्रण इस कहानी में किया गया है।